कि 2:17 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप लोगों का दिलचस्प प्रोग्राम दर्शन लिए हम स्टूडियो में उपस्थित हैं। जैसा कि आपने अभी प्रमोशन में सुना कि किस तरह से आज हम भारत के उन 2 राज्य जो अलग होते हुए भी अपने आप में बहुत सी समानताएं लिए हुए हैं, उन राज्यों पर आज चर्चा करेंगे। आप हैं नागालैंड और मिजोरम, और इस 2 राज्यों को आज रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे 2 बहुत ही हमारे अद्भुत और बहुत ही हमारे अजीज मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। आप हैं रागिनी अग्रवाल जी, जो कि हॉस्पिटैलिटी होटल्स में काफ़ी अरसों से 25 सालों से अपने योगदान दे रही हैं और मॉरिशस में काफ़ी सालों से हैं, और जो नागालैंड को प्रस्तुत करेंगी आपके सामने। और दूसरी तरफ मिजोरम के लिए आज हैं पारुल पटेल जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आप मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं। और आज हमारे साथ इन 2 राज्यों को लेकर आप 2 मेहमान आए हैं। आप दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शशि जी, थैंक यू सो मच। सुनने वाले श्रोताओं, आपको प्यार भरा नमस्कार। चिबाई ले बोलना चाहूँगी, मिजोरम की भाषा में इसी को नमस्ते कहते हैं। ओ चिबाइली। और मैं नागालैंड की भाषा में बोलना चाहूँगी नगमीस किनिका से। देखा श्रोताओं, आपको हर सप्ताह हर राज्य के नमस्कार के विभिन्न शब्दों को सुनने का जो आनंद आता है, वैसे ही मैं भी आनंद लेती हूँ साथ साथ में। और अच्छा लगता है कि नमस्कार को किस तरह से विभिन्न भाषाओं में किस तरह से कहा जाता है, बड़े सद्भाव के साथ अपने अपने तरीके से लोग राज्यों को किस तरह से अभिवादन करते हैं अपने लोगों में। बताते चले, हमारा प्रोग्राम जो है प्रायोजित है LIC की तरफ से और भारतीय उच्चायोग की तरफ से। आज हमें तकनीकी सहयोग दे रहे हैं शर्विन, साथ में हमारी कोऑर्डिनेटर हैं सुमिता सरकार। और ये भी बता दें कि हमारा आपके साथ भी हमारी भागीदारी रहेगी, यानी कि आप भी हमारे प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। एक प्रश्न हम आपसे जरूर पूछेंगे, इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम में, ताकि आप जवाब को दे सकें और जीतने वाले को LIC की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा जो है वो मिलेगा। और बताते चलें, साथ में हमारी सहयोगी किरण जानकी जो हैं वो मॉरिशस का इन 2 राज्यों के साथ कैसा संबंध रहेगा, किस तरह से संबंध है, इसकी चर्चा वो करेंगी। उसका भी एक छोटा सा इंसर्ट हम ज़रूर आपको सुनवाएंगे। ज़्यादा देर न लगवाते हुए हम सबसे पहले बढ़ते नागालैंड की तरफ। रागिनी जी से पूछना चाहेंगे कि आपने तो बताया कि किस तरह से चबेलई किनिका से, हाँ जी, और चबिलई इन्होंने बताया, हाँ जो कि मिजोरम के लिए है। उसके बाद थोड़ा सा उसकी भौगोलिक दृष्टि, ज्योग्राफिकल उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, कौन से राज्यों से जुड़ा है, कहाँ पड़ता है नागालैंड, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। ज़रूर, धन्यवाद शशि जी। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर में जो 7 बहनें जिसे हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स मैंने बताया। हाँ जी, हाँ पिछले जी। सप्ताह हमने 2 किए, इस सप्ताह भी आज हम 2 कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम 7 सिस्टर्स को पूरी तरह से अपने श्रोताओं के समक्ष रखेंगे। बिल्कुल। तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। और नागालैंड का नाम क्यों नागालैंड पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पे रहने वाले लोग जो नागा हैं उनका प्रदेश है, और नागा एक जनजाति है। हाँ, तो इसीलिए वहाँ का नाम पड़ा नागालैंड। अच्छा। और अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो वो बड़ा ही खूबसूरत प्रदेश है, बहुत ही अनुपम प्रदेश है। भारत का एक सबसे छोटा राज्य है, और भौगोलिक दृष्टि से इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर है। तो ऐसे ये घिरा है। बिल्कुल। और इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश है, खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश है। अधिकांश भाग जो है वो पहाड़ी है, इलाका है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। और कोई डुप्लीकेट नहीं है नागालैंड का। वो अनोखा है, विचित्र है, अपने आप में अद्भुत, अनोखा, अद्भुत, विचित्र, खूबसूरत प्रदेश है। कुल जनसंख्या यदि हम वहाँ देखें तो छोटा, क्योंकि छोटा प्रदेश है तो जनसंख्या भी कम है, तकरीबन 11,70,000 के करीब वहाँ की जनसंख्या है। और वहाँ का प्रमुख जानवर जो है एक विशेष प्रकार का बैल है, जिसे मिथुन कहते हैं। अच्छा। और यदि हम फ्रूट्स को देखें, फल को देखें, वहाँ का प्रमुख फल तो वो क्वीन वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल है।
अलग प्रकार अनानास। का अनानास से बोलते हैं क्वीन वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल, ये कहा जाता है उसे। थोड़ा सा अनानास से हटकर लेकिन अनाज से मिलता हाँ, जुलता। उसी के परिवार का वैरायटी समझ लीजिए आप। तो इस तरह का अद्भुत है नागालैंड। और वहाँ की भाषा, जो मेन प्रमुख भाषा है वो नागामीज है। इसके अलावा वहाँ 14 भाषाएं और 17 उपभाषाएं हैं। चले हम थोड़ा सा भाषाओं पर आगे बढ़ने से पहले पारुल जी से पूछें कि मिजोरम जो है उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति जो है, सिचुएशन क्या है, थोड़ा उसके पर आप दृष्टि डालें। धन्यवाद शशि जी। मिजोरम भी भारत का एक 7 सिस्टर्स में से एक पूर्वोत्तर राज्य है और ये 3 तरह से त्रिपुरा, असम और मणिपुर से जुड़ा साझा रखता है। हाँ जी, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। तो व्यापार का, हाँ जी, तो ये एक व्यापार का बहुत ही बढ़ता हुआ पारगमन बिंदु है ये भारत के लिए। अच्छा। क्योंकि इसके बॉर्डर्स ऐसे जुड़े हुए हैं और ये प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ही सुंदर और परिपूर्ण राज्य है, क्योंकि इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, पहाड़ों की भूमि, क्योंकि यहाँ सुंदर झरने बहते हैं और चारों तरफ से इतने बांस के जंगल हैं और इतना मनोरम दृश्य है कि इसको लगता है कि फुर्सत में बनाया गया है, प्रकृति ने फुर्सत में बनाया है मिजोरम को। तो देखें सुंदरता में 7 सिस्टर्स अपने आप में हर एक राज्य जो है अपनी मनमोहक सुंदरता, अद्वितीय सुंदरता, प्रकृति का अद्भुत देन जो ईश्वर की वहाँ पर है, वो इन 7 राज्यों में जो है गूढ़ रूप से छिपी हुई है। और पहाड़ी इलाके होने के नाते, या मैं कह रही हूँ जहाँ झील, झरने, पहाड़, जंगल, ये जो है अपने आप में प्रकृति की अनोखी देन है। बिल्कुल। और इनसे घिरे हुए ये राज्य हैं। हाँ जी, और ये बोलना चाहूंगी कि मिजोरम का शाब्दिक अर्थ है मिजो प्लस राम। मिजो यहाँ के निवासियों को बोलते हैं, स्थानीय निवासी को, और राम का मतलब होता है भूमि। तो मिजो की भूमि, तो मिजोरम का मतलब है मिजो की भूमि। और यहाँ के रहने वाले जो हाँ जी, हाँ जी, मिजो भाषा यहाँ पे बोली जाती है और यहाँ की आबादी है 1.2 मिलियन, 12 लाख यहाँ की आबादी है और 21,087 वर्ग किलोमीटर का ये प्रदेश है। हाँ जी, तो चलें, ये आपने बताया, हमारे श्रोताओं को समझना चाहिए कि वहाँ की स्थिति जो है वो किन किन राज्यों से आपस में जुड़ी हुई है। जैसे आपने बताया कि व्यापार का केंद्र होने के नाते, जो मुख्य केंद्र होने के नाते बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ा हुआ है। और आपने बताया आसाम, अरुणाचल जो है इसके आसपास जो है जुड़ते हैं इससे। और अपने आप में दोनों राज्य जो हैं वो एक अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए हैं। और इसके लिए जो है हम थोड़ा सा पर्यटन में, टूरिज्म में इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। अभी के लिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक पक्ष कैसा है, ट्रेडिशन, कल्चर, वहाँ के लोगों का रहन सहन जो है उसके बारे में आप बताती तो अच्छा होता। हाँ जी, जो मिजो समाज है वो एक जनजातीय समाज है। यहाँ पे 95% जनजातीय समाज लोग रहते हैं। तो यहाँ के समाज समझिए आमतौर आदिवासी लोग जो हैं। हाँ जी, आदिवासी गांव के आसपास ही यहाँ का समाज बसा हुआ है। तो ये है। और यहाँ का जो मुखिया का घर होता है और एक होता है जॉलबुक। जॉलबुक यहाँ का एक समझिए बैचलर्स डॉर्मेट्री है, जो कि पुराने ट्रेडिशंस को संभाल के इन्होंने रखे हुए हैं। और ये वहाँ का जैसे केंद्र बिंदु रहता है हर गांव का, मुखिया का घर और जॉलबुक। तो जब फॉर्मल स्कूलिंग नहीं शुरू हुई थी तब से यहाँ के बच्चों को, पुरुषों को वहाँ पढ़ाया जाता था। संस्कृति, उनके बारों में सब कल्चर सब बताई जाती थी। तो ये वहाँ का एक बहुत ही अद्भुत वो है। और मिजोरम में 92%, 92% साक्षरता है। ये केरल के बाद दूसरा प्रदेश है। हाँ जी, छोटा है लेकिन यहाँ की साक्षरता दूसरे नंबर पर है भारत में।
और ये यहाँ सबसे की बड़ी बात बहुत है। ही प्रशंसनीय बात है, बिल्कुल सराहनीय बात है, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां की जो पढ़ाई लिखाई जो है वो उतनी अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। हाँ जी। लेकिन केरल जो है वो नंबर 1 पर आता है, वहां पर आपने बताया मिजोरम जो है नंबर 2 पर। वो इसलिए कि शायद छोटा यहाँ है, पे ईसाई कंट्रोल कर सकते हैं। जब ब्रिटिश शासन हुआ तो अच्छा। ईसाई मिशनरीज ने यहाँ पर आके उनका खासा असर पड़ा इस प्रदेश पे। अच्छा। तो ईसाई मिशनरियों ने यहाँ पे मिशनरीज ने यहाँ पे बहुत एजुकेशन और वैल्यू दी, बहुत वैल्यू दी। इसलिए जैसे आपने बताया कि जहाँ समानताएं हैं, जिन्होंने बताया कि जनजातियां जो हैं वो आदिवासी हैं, तो नागा में भी जैसे आपने शुरुआत में बताया कि वहाँ पे भी आदिवासी लोग बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि जो नागा लैंड है वहाँ पे जो मुख्य तरह से देखा जाए तो जनजाति समाज ही है। और मैं ये कहना चाहूँगी जितना वो प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर है उतनी ही खूबसूरती उनकी जीवन शैली में देखने को मिलती है। और ये सारी जो जनजातियां हैं इनके अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं, इनके अलग अलग कल्चर्स, रीति रिवाज, महोत्सव, धारणाएं, ये सब एक दूसरे से अलग मैं है। जानना चाहूंगी वहाँ के थोड़े से, जैसे आपने बताया कि सब कुछ समानता होने के बाद भी थोड़ी सी विभिन्नता अपने में है, कैसे वहाँ के पर्व जो हैं वो मनाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए वैसे तो कृषि, क्योंकि ये कृषि प्रधान प्रदेश है तो सारे पर्व जो हैं वो कृषि पर ही है, स्वाभाविक है। तो अलग अलग जो जनजातियां हैं वो अलग अलग महीने में, कोई बुआई के महीने में समझिए कोई मनाता है, कोई कटाई के महीने में मनाता है, कोई ऐसे करके कोई कुछ नई फसल लगाने में, या फिर कोई मानसून शादी ब्याह कोई होता है उसमें ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे तरीके से अपने त्योहार मनाते हैं। पर एक त्योहार जो वहाँ का मेन मैं आपको बताना चाहूँगी उसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहते हैं। और ये त्योहार वहाँ पे वहाँ की जो राज्य सरकार है वो मनाती है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, राष्ट्रीय तौर पर 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक फिक्स्ड टाइम है। और वहाँ पे वहाँ की राजधानी में मनाया जाता है। और उसको मनाने का, नागालैंड की राजधानी भी बता दें। कोहिमा, नागालैंड की राजधानी, बहुत ही खूबसूरत शहर है कोहिमा। और वहाँ बहुत ही लोग आते हैं पर्यटन इस समय 1 से 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल फेस्टिवल को देखने के लिए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है वहाँ की संस्कृति, विभिन्न जनजातियों की संस्कृति का प्रदर्शन करना और एक ही मंच में उन जनजातियों को लाके उनकी एकता का प्रदर्शन करना। तो बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। और बहुत सारी जनजातियां मिलकर इसे मनाती हैं। सारी जनजातियां होते हुए भी सब एक मिलजुल कर साथ में उनको मंच पर लाना और उसके लिए एक त्योहार बनाना, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मतलब हर जनजाति को जीवित रखना माध्यम से। एक चीज और उसमें ऐड करना चाहूंगी कि वहाँ की जो राजधानी है उससे थोड़ी ही आउटस्कर्ट्स में, थोड़ी ही दूर पे वहाँ पे हेरिटेज विलेज है वहाँ का। और ये हेरिटेज विलेज मेनली इसलिए बनाया गया है कि जो पर्यटन वहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको नागा जनजातियों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी जीवन शैली, ये सब देखने को मिले। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान इस हेरिटेज विलेज को 1 महीने के लिए पर्यटक के लिए खोला जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा उद्देश्य है ताकि लोग इसे देख, और शायद इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते होंगे। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, ना केवल हिंदुस्तान के कोने कोने से बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। इतना प्रसिद्ध और फेस्टिवल है वो, त्योहार है। तो जैसे आपने बताया कि वहाँ की जनजातियाँ जो हैं चाहे विभिन्न होते हुए भी सब में जो है एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना, पर्वों को समय समय पर एक साथ मिलकर मनाना और इस लोकप्रिय जो फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होता है उसमें जुड़ना, ये सब अपने आप में एक वहाँ की संस्कृति को जीवित रखने की, वहाँ की जातियों में जो विभिन्नताएं हैं उसको दर्शाने की भावना जो है उसमें जुड़ जाती है। हाँ जी। तो सबसे अच्छा ये बहुत बड़ा उद्देश्य है मैं समझती हूँ। और इससे अन्य लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए कि किस तरह से लोग चाहे विभिन्नता, अब देखिए हमारा मॉरिशस भी कि एक विभिन्न मल्टीकल्चरल कंट्री है, देश है, लेकिन जब भी त्योहार होते हैं सब एक साथ मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, मनाते हैं। और यही भाईचारा एक देश की एकता का प्रतीक होता है। हाँ जी, और सबको एक सूत्र में बांधने का प्रतीक होता है। चले वहाँ की, जैसे कि इन्होंने बताया कि कृषि प्रधान है, अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है। जैसे आपने कहा जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। मिजोरम की बताऊंगी 3/4 आबादी
आबादी खेती पर आधारित है, वो भी एक कृषि प्रधान प्रदेश ही है। और वहाँ पे सीढ़ीदार और झूम दोनों तरह की खेती होती है, अच्छा। स्टेप्स एंड झूम। और उसके बाद चावल की खेती वहाँ पे ज़्यादा होती है। और वहाँ का शशि जी रेशाहीन अदरक वो मशहूर है, रेशाहीन अदरक तो वो वहाँ का बहुत ही मशहूर है। और धान, मक्का, सरसों, तिल, आलू ये सब भी वहाँ पे जहाँ आप पाए जाते हैं। स्टेप की बात की, हाँ जी, जैसे चाय की भी खेती बाड़ी बहुत होती होगी, और चावलों की धान की होती है, और झूम खेती होती है जो कि जंगलों में होती है। हाँ जी। और यहाँ के जो फल हैं वो हैं अनानास, संतरा, केला, अंगूर और पैशन फ्रूट यहाँ का मशहूर यहाँ का फल है, वो है पैशन फ्रूट। और यहाँ ये बहुत ही उत्कृष्ट शिल्पकारों की धरती है मिजोरम। अच्छा। वहाँ पे बांस और बेंत के से संबंधित जो शिल्प हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। शिल्पकार बांस के बने हुए सोफे, कुर्सी, टोकरियाँ। अच्छा, तो इसका मतलब बैम्बू बहुत है। अच्छा। तभी वहाँ का वो आऊंगी मैं उसके ऊपर। वहाँ का एक डांस बहुत फेमस है। बाबू बोला आपने तो याद आ गया। चले हम अपने श्रोताओं से भी तो कुछ पूछने के लिए रखें। बिल्कुल आपने सही कहा। और चर्चा कर रहे थे आप अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़े से। आपने तो बताया कि किस तरह कृषि प्रधान ही है। जब जनजातियाँ होती हैं तो उनमें आदिवासी होते हैं तो वो लोग कृषि की ओर बहुत अग्रसर रहते हैं। हाँ जी। और मैं समझती हूँ जो भी राज्य कृषि के ऊपर मुख्यतः प्रधान रहता है वो प्रगति और उन्नति बहुत करता है। बिल्कुल। वहाँ की जो है किसी तरह से भी वहाँ की जो आप प्रोग्रेस देखते हो, जो विकास देखते हो उस राज्य का, वो उनकी खेती बाड़ी, उनकी एग्रीकल्चर पर बहुत रहता है। हाँ, तो इसी प्रकार से नागालैंड भी जो है वो आदिवासियों का, जनजातियों का जो है एक राज्य माना जाता है। तो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था पर आप चर्चा करना चाहेंगे? जैसे कि पारुल जी ने आपको बताया, नागालैंड में भी अधिकतर कृषि प्रधान देश है, तो कृषि का ही बोलबाला है। और यदि आप हैंडीक्राफ्ट्स देखें तो वीविंग जिसको बोलते हैं, बुनाई, कपड़ों की हथकरघा बुनाई, और उसके कपड़े जो हैं काफ़ी मशहूर हैं। और इसके अलावा बांस के से बने हुए, बेंत से बने हुए जैसे मिजोरम के हैं, ये हस्तकला वहाँ की काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा पर्यटन अच्छा एक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा साधन है, तो वहाँ पर पर्यटन को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। स्वाभाविक है, जब आपने बताया इतनी सुंदर वहाँ की अपनी पृष्ठभूमि है, तो स्वाभाविक है हमारे जितने भी टूरिस्ट हैं वो जहाँ भी सुंदरता, जहाँ भी खींचे चले आते हैं, अपने आप खींचे चले आते हैं। तो चले एक छोटा सा गाना हम मिजोरम या नागालैंड सुमिता से कहेंगे कि दोनों में से किसी पर भी चला दें, क्योंकि संगीत की जब चर्चा होगी तो अवश्य उससे हम जुड़ेंगे। हाँ, कोई भाषा नहीं है और उसी से हम जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे गीत के साथ, उसके बाद अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। धूप छाँव में भी हम साथ हैं। जीवन के हर पल में पास है। हर दिल की है हम धड़कन, है किरण है रोशन। ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। जग वालों को मेरा है ये छोटा सा पैगाम,
श्रोताओं, आपने मिजोरम पर कितना सुंदर गीत सुना, जो अपनी सुंदरता को इस गीत के साथ खुद खींच के लाया है। और आज पारुल जी ने इस गीत को कहाँ से ढूंढ कर निकाल के हमारे श्रोताओं के लिए रखा। वाकई में खुद स्वीट और कितना प्यारा गीत जो है वो खुद बता रहा है कि मिजोरम अपने आप में कितना सुंदर और प्राकृतिक से घिरा हुआ अद्भुत रमणीयता लिए हुए है। तो चलें, कुछ देर के बाद हम नागालैंड की सुंदरता पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर सुनेंगे। रागिनी जी, अभी के लिए थोड़ा सा वहाँ की हम चर्चा कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि वहाँ के कुछ त्योहार जो है वो बताना चाहेंगी, जैसे नागालैंड के त्योहारों के बारे में उन्होंने चर्चा की। मिज़ोरम भी क्योंकि खेती आधारित प्रदेश है, तो यहाँ के भी जो सांस्कृतिक त्योहार हैं वो भी वैसे ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। खेती से। अच्छा। तो मीमकुट यहाँ का एक बहुत ही अद्भुत त्योहार है, और ये मक्का की खेती के बाद अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। और वहाँ पे स्वादिष्ट पकवानों के साथ और नाच गाने के साथ खूब आनंद लिया जाता है। मक्के की खेती के बाद ये मीमकुट होता है। ऐसे ही पालकुट होता है। पालकुट होता है, पाल का मतलब होता है भूसा, तो ये भूसे की कटाई से जुड़ा हुआ त्योहार है पालकुट। तो इसके अंदर भी ये दिसंबर के महीने में होता है। अच्छा। तो ये तब वहाँ, और ये 2 दिन का त्योहार है, ये 2 दिन चलता है अपने वही नाच गाने खान पान के साथ। जहाँ आपने खान पान की बात की, वहाँ के खान पान के बारे में हम ज़रूर जानेंगे। थोड़ा सा नागालैंड के बारे में जाने कि वहाँ के खान पान, जब आपने बताया आदिवासी लोग हैं तो उनका खान पान कैसा होता होगा। हाँ। क्योंकि अभी तक आप दोनों जो बताती जा रही हैं काफ़ी समानताएं हैं। हाँ जी। चाहे वो छोटे छोटे राज्य हैं, अपने में अलग हैं, अपनी पहचान अलग है, अपनी भाषा अलग है, लेकिन समानताएं बहुत है, जैसे आप बता रहे हैं शुरुआत से। तो थोड़ा सा खान पान के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ धान की बहुत फसल होती है, खेती होती है, तो इनका मुख्य जो स्टेपल फूड है, जो खाना है, वो है चावल। चावल। हाँ जी। और चावल को अलग अलग तरह से खाने के का शौक है, जैसे कि या तो उसमें मांस डाल के, हाँ। या उसमें सब्जियां डाल के, उबाल के डाल के, तो इस तरह से उसको अलग अलग तरह से बना के खाना पसंद करते हैं यहाँ के लोग। एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगी कि भुत जलोकिया नाम की जो मिर्ची है, जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है। अच्छा, भुत जलोकिया। तो वो यहाँ के लोगों को खाना बहुत पसंद है, और उसको आप पूरा नहीं डाल सकते, मतलब उसका छोटा सा टुकड़ा काट के आप डालेंगे तो वो इतनी तीखी है। और यहाँ के लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद है, वो अपने खाने में ज़रूर डालते हैं, और बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं, सिंपल खाना बनाते हैं, जो कि पचाने में भी आसान होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, मांस पकवान, उबले हुए आलू की सब्जी, चावल, चटनी इत्यादि इस तरह से लोग खाते हैं। और वहाँ पे बैम्बू शूट या एक्सोन, जो कि फर्मेंटेड सोयाबीन है, तो ये सब खाना जो है बहुत ही हेल्दी है, पौष्टिक भोजन है। अनीशी जिसे अरबी कहते हैं, और भंग जीरा, तो ये सब लोग बुश मीट या स्नेल्स के साथ, या मछली, ड्राइड सूखी हुई मछली, इसके साथ पका के अलग अलग तरह से खाना पसंद करते हैं। तो आपने देखा श्रोताओं, किस तरह आदिवासी लोगों का खाना भी अपनी तरीके से अलग किस्म का, लेकिन उसको विभिन्न तरीके से बनाया जाता है, चावलों के साथ मिक्स कर जो है, मिलाकर जो है विभिन्न तरीकों से जो है उसे बनाया जाता है। मिजोरम का भी कुछ ऐसा है? हाँ जी, मिजोरम के अधिकांश लोग, शशि जी, मांसाहारी होते हैं। अच्छा। और वहाँ पे सरसों के तेल का सेवन होता है। वहाँ पे जो बनाई जाता है खाना, वो सरसों के तेल के माध्यम में बनाया जाता है, और केले के पत्ते पे सर्व किया जाता है। वहाँ पे ये एक रिवाज है कि वो लोग केले के पत्ते पे खाना पसंद करते हैं। चावल अधिकतर खाया जाता है, स्टेपल फूड है। और कुछ तो व्यंजन वहाँ के बहुत ही स्वादिष्ट और अद्भुत हैं। अच्छा। एक वहाँ पे व्यंजन है बाई, जो कि एक पोर्क और बैम्बू शूट्स, बांस की अंकुर, इन सबको मिला के और हर्ब्स और स्पाइसेस के साथ उसको एक सूप की तरह बनाया जाता है। अच्छा, बाई। हाँ। वहाँ की बहुत ही, आप जाएं वहाँ पे तो बाई को तो जरूर ही बिल्कुल ना भूलें। और बहुत ही, कोई सूप की तरह पीता है, कोई मेन कोर्स में भी इसको खाते हैं। अच्छा। और एक चाय के साथ एक खाई जाती है, डीप फ्राइड फिश होती है वो, उसको अच्छा। बोलते हैं कोट पीता। उसमें केला और चावल का आटा ये सब लगा के उसको डीप फ्राई किया जाता है। तो ये भी वहाँ की
कितना ही बड़ा famous। देश है भारत अपने आप में, जहाँ के विभिन्न राज्यों की विभिन्न विशेषताएं, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा। और हमारे प्रोग्राम दर्शन को भी का भी उद्देश्य ये है कि हम मॉरिशस में भारत के विभिन्न राज्यों की विशेषताओं को, उनकी सांस्कृतिक पक्ष को, उनके खान पान को किसी न किसी तरह से अपने प्रोग्राम के माध्यम से अपने श्रोताओं को बता सकें। क्योंकि अक्सर अगर लोगों से सुनो, यहाँ के लोगों को, तो आप कहाँ जा रहे हैं, हम बम्बई जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं या कोई स्पेसिफिक प्लेस हो, या उनके बच्चे किसी जगह पढ़ने गए हों, तो वहीं तक वो सीमित रहते हैं। मैं समझती हूँ हमारा ये प्रोग्राम दर्शन जो है वो भारत की विभिन्नता में एकता को लिए हुए जो है करने का उद्देश्य रखता है। और मुझे इससे बड़ी खुशी भी होती है कि बहुत से लोगों ने मुझे जवाब दिया कि उन्हें ये प्रोग्राम क्यों अच्छा लगता है, ताकि वो घर बैठे भारत के बारे में, भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में जो जानकारी उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, या उनको पढ़नी पड़ती, या उनको कभी पता भी ना चलती, तो कम से कम इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको सुनने को मिल रही है। ये मेरे लिए बहुत, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात है। और सबसे अच्छी बात ये, मुझे उन राज्यों से जुड़े हुए लोग जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो भी एक दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम को बनाकर जब लाते हैं, तो मेरा मन खुश हो जाता है कि हमारे प्रोग्राम के मकसद को पूरा करने का जो वो होती है, कोशिश जो होती है, वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल, इसके लिए मैं सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है धन्यवाद करना चाहूँगी, और अपने मेहमानों का जो इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ इस प्रोग्राम की तैयारी करके आते हैं, और जो सुनने वाले हैं वो भी पसंद करते हैं। तो हम खान पान की बात कर रहे थे। हाँ जी, और वहाँ पे बैम्बू शूट फ्राई, वो भी एक शाकाहारी लोगों के लिए मशरूम्स वगैरह मिला के, हर्ब्स वगैरह मिला के बनाया जाता है। और पंचफोरन तड़का, इसको दोनों तरीके से बनाया जाता है, शाकाहारी और मांसाहारी। अच्छा। शाकाहारी में बैंगन, कद्दू, आलू ये सब डाल के, और जाहिर है इसका नाम है पंचफोरन तड़का, तो ये एक मसालेदार डिश है। अच्छा। और इसको अगर मांसाहारी रूप में बनाएंगे तो इस पे चिकन डाला जाता है। अच्छा। तो सब्जियों के साथ मांसाहारी जो हाँ है, जी, व्यंजन जो है वो तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो अच्छा। यहाँ की एक चाय भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसका नाम है जू, और ये हर खाने के साथ पी जाती है। हाँ, यहाँ का मतलब ये बहुत खाना चाहे जितना भी भारी भरकम हो, उसके बाद एक जू पी लिया जाए तो वो सब आपका डाइजेस्ट कर देती है। हाँ जी। चले, ये अच्छा, ये तो हुई खान पान की बात। जहाँ खान पान की बात आ जाए ना, तो मुंह में पानी आ जाता है चाहे वो कहीं किसी भी राज्य का खान पान क्यों ना हो। और जिस तरह से मेरे मेहमान उसकी चर्चा करते हैं व्यंजनों की, बाव, तो वो अपने आप में बहुत मजेदार हो जाता है। चले, हम भूले नहीं है अपने श्रोताओं को, हम अपने श्रोताओं के लिए एक प्रश्न रख रहे हैं, और प्रश्न में हम बहुत आसान प्रश्न रखेंगे। मेरे को नहीं लगता है कि हमारे प्रश्न को हमारे श्रोता ना पहचान पाए। हमारा टेलीफोन नंबर वही रहेगा, 40280995 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर यही है। और बताते चलें अपने श्रोताओं को कि www.mbcradio.tv पर आप हमारे प्रोग्राम को लाइव, और हमारे MBC के फेसबुक पेज पर भी आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। और ये बताते चलें कि हमारे श्रोताओं को कि आपकी भागीदारी टेलीफोन के माध्यम से जो रहती है, वो उसमें आपको जवाब देना पड़ता है। तो हमारा आज का प्रश्न आप ध्यान से सुनिए। हमारा आज का प्रश्न है कि नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? नागालैंड की राजधानी का नाम आप हमें बताएं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हम थोड़ा सा दोनों राज्यों के खान पान की बात तो हुई ही, अब थोड़ा सा वहाँ के पहनावे की बात पर चर्चा करेंगे। रागिनी जी, थोड़ा सा नागालैंड के पहनावे की बात की जाए। तो जहाँ तक नागालैंड के पहनावे की बात है, वहाँ की वेशभूषा में विभिन्न प्रकार के शॉल जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, तो लोग रंग बिरंगे दिखाई, हाँ जी, रंग बिरंगे। अच्छा, ज्यादातर काले, लाल रंग, सफेद रंग, इस रंग से हाथ से बने हुए, बुने हुए, हथकरघा से बुने हुए शॉल वहाँ के लोग पहनते हैं। और यदि हम देखें तो लेडीज, जो महिलाएं हैं, वो ज्यादातर नीले या सफेद रंग की शर्ट पहनती हैं। अच्छा। और जो शॉल होता है उसे नीचे अच्छे से लपेटती हैं, एक स्कर्ट की तरह। हाँ जी, ऐसे पहनती हैं। और पुरुषों की यदि हम बात करें तो जो पुरुष है वो, उनकी दैनिक पोशाक फिर शॉल है, जिसे रत्फफे कहा जाता है। और पुरुष 3 या 4 पंक्तियों
से कौड़ी से जड़े हुए किल्ट पहनते हैं। एक छोटी स्कर्ट हाँ। जिसे हम बोलते हैं ना, किल्ट, स्कॉटलैंड में जैसे पहनते हैं वैसे किल्ट पहनते हैं। और एक वहाँ की जो विशेष वेशभूषा है उसे अलंगत्सु कहते हैं, जो वहाँ के समृद्ध लोग पहनते हैं। और इसमें कपड़े को पीले रंग में रंगा जाता है। और पीले रंग में क्यों रंगा जाता है? क्योंकि ये वहाँ पे सफलता और समृद्धता का प्रतीक है। तो ये सिंपल वस्त्र पहनते हैं नागालैंड के लोग, और ज्यादातर जो उनका पहनावा है वो शॉल है। शॉल, हाँ जी, चाहे वो ऊपर से भी ऊपर से लपेटे पहने जाए और चाहे दो नीचे। भागों में लपेटे, दो एक भागों स्कर्ट में और ऊपर थोड़ा हाँ सा जी। ऊपर का पर भाग। अब आजकल जैसे हम बोल रहे हैं थोड़ा बदलाव आ गया है। तो आजकल की जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो शर्ट के साथ उसे पहनना पसंद करती है। चले, एक श्रोता लाइन पर हैं, उन्हें हम सुन लेते हैं कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? जी बोधन जी, अच्छा जी, आपका स्वागत है। जी बोधन जी हमारे प्रोग्राम को बड़े ध्यान से सुनते हैं, हर सप्ताह प्रोग्राम में भाग भी लेते हैं। कहीं हाँ, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कोहिमा। चले, आपके जवाब को हमने नोट किया, कुछ देर में हम बताएंगे कि आपका जवाब सही है या नहीं। ठीक है भाई जी, औरों को भी थोड़ा सा मौका दें, फिर बताएंगे आपको। ठीक है श्रोताओं, जैसे कि जीवोधन जी ने बताया कोहिमा, और भी श्रोताओं को हम सुनेंगे कि उनका जवाब सही है या नहीं। और अभी के लिए हम पहनावे की बात करते हैं, तो मिजोरम के पहनावे की अगर आपकी बात पूरी हो हाँ गई जी, हो, बिल्कुल। तो मिजोरम के पहनावे की ओर चलेंगे। हाँ जी, शशि जी, ये बात है कि कोई भी जगह का पहनावा वहाँ की संस्कृति को झलकाता है। बिल्कुल, आपने सही तो कहा। और वही वेशभूषा उस संस्कृति का एक प्रतीक हो जाती है। बिल्कुल। तो मिजोरम का भी यही है। वहाँ पे बहुत ही सुंदर और अद्भुत वेशभूषा है। वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो एक पारंपरिक परिधान है जिसको पुआन बोलते हैं। पुआन। वो एक रैप अराउंड स्कर्ट की तरह होती है, आपने देखा होगा। काले और सफ़ेद स्ट्राइप्स होते हैं और एक रैप अराउंड स्कर्ट, वो जो कि एक अच्छा फिट होता है उसका, स्ट्रेट फिटिंग जैसे फिटिंग जैसे, उसको पुआन बोलते हैं। तो वो वहाँ का बहुत ही, सभी लोग वही लोकप्रिय पहनावा है। और हर त्योहार पे एक अलग किस्म का वो पहना जाता है। कौन से त्योहार पे क्या पहनना है, बड़े शौकीन लोग हैं। तो वो लोग सोचते हैं, जैसे कि नृत्य करते समय त्योहार के टाइम वो महिलाएं वहाँ की पौची पहनती हैं, नीचे पौची पहनती हैं और ऊपर एक क्रेची ब्लाउज पहनती हैं। अच्छा। उसको पहन के ही नृत्य किया जाता है। और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद पुओपाई पहना जाता है, जो कि अनिवार्य है। उसको पहनना वहाँ के अनिवार्य, उनके ट्रेडिशन में आता है, उनके रिवाज में, सांस्कृतिक मूल्य है उसका। पर और जैसे होता है आमतौर पे वहाँ के जो पुरुष हैं उनका साधारण सा एक छोटी सी लुंगी, साधारण सा पहनावा है। साधारण सा पहनावा। हाँ जी, ये लाल और सफ़ेद रंग का होता है। अच्छा। वही एक कपड़ा लपेट लेते हैं जो कि 7 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होता है। अच्छा। और उसके ऊपर लेकिन वो लाल और सफ़ेद रंग का कोट पहनते हैं। अच्छा। उस कोट का वो लोग बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, उसको महत्व दिया जाता है। और उनकी पोशाक होती है ये, और उसके स्लीव्स पे बैंड्स होते हैं। अच्छा। यहाँ पे लाल और सफ़ेद बैंड्स होते हैं उसकी स्लीव पे। और गर्मियों में तो ऐसे ही कपड़ा उसको लपेट लेते हैं। जब आपने बात कही कि वहाँ के लोग जो हैं अपने पहनावे को पहनकर नृत्य करते हैं, हाँ जी, तो थोड़े से वहाँ के नृत्य और थोड़े से संगीत की चर्चा की जाए। हाँ। कि जैसे कि मुझे मालूम है कि मिजोरम का बैम्बू नृत्य जो बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि वो आसान होता है, आसान नहीं होता है। अगर उसमें फंस जाओ तो बुरी तरह से गिर भी सकते हैं, तो पाँव में काफी चोट। एक श्रोता है, उन्हें सुनते हैं, उसके बाद हम नृत्य की ओर बढ़ेंगे। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं? मैं इंदिरा लौटन बोल रही हूँ। इंदिरा जी, कहें क्या जवाब? जवाब है कोहिमा। कोहिमा, अच्छा। चले इंदिरा जी, आप प्रोग्राम सुन रही हैं? जी हाँ। अच्छा लगता है आपको? क्यों नहीं, क्योंकि प्रोग्राम पहले लोगों के होते हैं ना। अच्छा। सभी कुछ जानने के लिए, सभी देश का सभी सिटी सभी जानने के लिए का विचार क्या है। चले इंदिरा जी, हमने आपका भी नाम नोट कर लिया। हम देखते हैं किसको जो है हम आज का विजेता घोषित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद इंदिरा जी, आपको शुभ दिन। हाँ, तो थोड़ा सा वहाँ के नृत्य के बारे में हम चर्चा की जाए। वहाँ के नृत्य बहुत ही
मतलब पारंपरिक पारंपरिक नृत्य हैं। और एक वहाँ का नृत्य है बैम्बू डांस, जो आपने बोला था, वो उसको बोलते हैं चैरव नृत्य। हाँ, और चैरव नृत्य उसका नाम है, लेकिन लोग उससे बैम्बू नृत्य से ही ज्यादा बैम्बू डांस पॉपुलर वो बैम्बू डांस जो कि बहुत ही जीवंत नृत्य नृत्य है। हाँ। पुरुष जमीन पर बैठते हैं बांस को लेके और उसको एक लय में हाँ, खोलते और बंद करते हैं, और महिलाएं अंदर और बाहर उस पर लय में कूदती कूदती हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन देखिए आप उस टाइम पे कि अद्भुत ही है। एक तो वो संगीत के साथ चलता है, और संगीत के लय में जैसे आपने बताया कि वो बॉम्बू जो है वो खुलते बंद होते हैं, और उसमें महिलाएं उसी तरह जो है एक पांव बाहर एक पांव अंदर, कभी दोनों अंदर कभी दोनों बाहर करके बहुत खूबसूरती के साथ वो नृत्य करती हैं। और ये लगभग सभी समारोह में किया जाता है। अच्छा, और ये उनकी स्पेशलिटी है। और इनफैक्ट देश भारत के लिए भी जब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बैम्बू डांस सबसे पहले किया जाता है। मिजोरम की तरफ से ये आया जाता है, लाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो नागालैंड के कुछ वहाँ के आदिवासी हैं, वो भी कुछ ऐसा करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर जनजाति समाज है, और सारी जनजातीय समाज हालांकि एक जैसे होते हुए भी उनमें थोड़ी थोड़ी अलग अलग विभिन्नताएं हैं। तो वहाँ के सारे सब जनजातीय समाजों के कुछ अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं, जिसे वो एक लय में करते हैं, या मखौटा या जिसे कॉस्ट्यूम बोलते हैं उसे पहन के करते हैं। तो कुछ काफ़ी ही दिलचस्प नृत्यों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जरूर। जैसे जब नागा लोग युद्ध जीत के आते थे, तो वहाँ पे वो उसका युद्ध नृत्य करते थे, जो भालों के साथ वो उस तीर भाले लेके वो नृत्य करते थे। इसके अलावा वहाँ पे मुखौटे पहन के मुर्गा नृत्य, क्रिकेट नृत्य, भालू नृत्य, तो एक भालू का मुखौटा लगा के उसके जैसे डांस नृत्य करके उसके आस पास भी लोग नृत्य करते हैं। तो इस तरह का माहौल बनाया जाता है जो बहुत ही काफ़ी रंगीन होता है। और बटरफ्लाई नृत्य होता है वहाँ पे। इसके अलावा जो कुछ ट्रेडिशनल नृत्य हैं उसमें चिंगाई नाम का नृत्य है, और ये नृत्य महिलाएं और पुरुष साथ में कमर पे हाथ डाल के एक लय में एक ट्रेडिशनल उनका जो संगीत है उस पे एक स्टेप्स के जैसे करते हैं। तो काफ़ी इस तरह के प्रसिद्ध नृत्य वहाँ पे शामिल हैं। तो चले क्यों ना हम इस मौके से लाभ उठाते हुए जो है एक नागालैंड का गीत जो है सुने, एक ब्रेक लें, और उसके बाद हम आज की विजेता को जो है एक गीत हम सुमिता से कहेंगे नागालैंड का चला दे, और उसके बाद हम किरण जी को भी सुनेंगे और फिर विजेता को भी घोषित करेंगे। He
तो श्रोताओं, जिस तरह की आपने सुना कि नागालैंड की अपनी भाषा है और नागा की ही भाषा में मुझे ये गीत जो है कुछ सुनने में लगा, चाहे अपने आप में बहुत ही मधुर था लेकिन भाषा में थोड़ा सा अलग था। कहते हैं ना, संगीत की कोई सीमा नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती। और इस तरह से अपने श्रोताओं को बता दें कि हमें 2 श्रोता मिले, एक जिबोधन जी और इंदिरा लॉटेन जी, और दोनों में से जिबोधन जी ने पहले जवाब दिया। दोनों के जवाब सही हैं, लेकिन जिबोधन जी ने पहला जवाब दिया कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, और उनको LIC की तरफ से जो है एक खूबसूरत तोहफा जो प्राप्त है। आज के प्रोग्राम के विजेता जो है जिबोधन जी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। और वो कभी भी सोमवार से शुक्रवार 9 से 3 बजे के बीच अपने ID कार्ड को लेकर आप अपना तोहफा जो है MBC के रिसेप्शन डेस्क से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारी सहयोगी किरण जानकी जो इस प्रोग्राम के संग जुड़ती हैं, रिसर्चर हैं इस प्रोग्राम की, जो काफ़ी जो है रिसर्च करती हैं। चलिए, नागालैंड और मिज़ोरम का मॉरिशस से क्या नाता है या कैसे संबंध हैं, किस तरह से वो जोड़ती हैं, चले उनके एक छोटे से इंसर्ट से हम सुन लिया जाए। नमस्कार। भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित नागालैंड पर्यटकों द्वारा भारत की जमीन पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले हिल स्टेशनों में से एक है। इस राज्य में त्योहारों, सांस्कृतिक विरासतों और परंपराओं का भरमार है। यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज और लोग भारत के अन्य राज्यों से अलग है। नागालैंड को नाग जाति का घर कहते हैं। यहाँ बहुत से आदिवासी और जनजाति रहते हैं जो प्रकृति के एकदम सानिध्य, उनके सामंजस्य में रहते हैं। प्रकृति को वे पूजते हैं और धरती माँ को वे बहुत आदर देते हैं, क्योंकि इसी प्रकृति और धरती पर उनका पूरा जीवन आश्रित है। नागा संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। नागालैंड में 60 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। सभी सिनो टिबेटन भाषाओं से मेल खाती हैं। यहाँ टूटी फूटी असमीज और हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश इनकी आधिकारिक भाषा है। गोवा और केरल की तरह नागालैंड में अधिकांश क्रिश्चियन है। ब्रिटिश राज्य के दौरान 19वीं सदी में यहाँ क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया गया और बैप्टिस्ट मिशनरीज यहाँ बहुत सक्रिय हो गए। मॉरिशस में नागालैंड से आदिवासी बर्तानियों द्वारा लाए गए थे, उनके लिए काम करने के लिए। बहुत से नागालैंड वासियों को वेस्ट बंगाल और मेट्रोपॉलिटन कलकत्ता और भारत के अन्य राज्यों में ले जाया गया था फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। नागालैंड दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक सरहद था, जहां लोगों का आना जाना, व्यापार और कारोबार लगा रहता था। बर्मा के बॉर्डर पर होने के कारण नागालैंड में बर्मीज सैनिक रेजिम का काफी नियंत्रण था। नागा राज्य का सांस्कृतिक इतिहास काफी दिलचस्प है। 1944 में नागालैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा की युद्ध ब्रिटिश और जापानीज के बीच लड़ी गई थी, जो बहुत भयंकर थी। कोहिमा शहर में वर्ल्ड वॉर 2 की शमशान भूमि है और वर्ल्ड वॉर 2 का एक म्यूजियम, एक संग्रहालय भी है। मिजोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स कहते हैं यह राज्य अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रसिद्ध है और केरल के बाद यह भारत का दूसरा राज्य है जहां शिक्षित लोगों की दर सबसे ऊंची है। मिजोरम में रहने वाली जनजातियां साल भर रंग बिरंगे त्योहार मनाती है। ब्रिटिश मिशनरीज ने यहाँ भी लोगों का धर्म परिवर्तन किया था। जिस तरह नागालैंड का नाम नाग जनजाति पर है, उसी प्रकार मिजोरम का नाम मिजो जनजाति पर रखा गया है। मिजो का अर्थ है पहाड़ों की भूमि। दूर दूर से पर्यटक यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं। मिजोरम का मुख्य भोजन चावल है। मिजोरम के मेगालिथ और मेनहिर आर्कियोलॉजिकल साइट जो वांगचिया गांव में पाया जाता है, वह 2400 वर्ष पुरानी है और यह ऐतिहासिक जगह यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने की क्षमता रखता है।
यहाँ कई पुरातत्व अवशेष पाए गए हैं। 200 मीटर लंबी नदी के गुजरने का निशान है और मुगलों जैसे शहर का चिन्ह भी पाया गया है। इसी तरह नागालैंड में 3 लैंडस्केप्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने की क्षमता रखते हैं। किरण को तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहेंगे। वो किस तरह से विभिन्नताओं में एकता जोड़कर मॉरिशस के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ देती हैं जो अच्छा लगता है, और काफ़ी कुछ जानकारियां हमारे जो मेहमान आते हैं वो दे देते हैं, कुछ छूट जाती हैं जो कि वो रिसर्च कर उस पर प्रकाश डालती हैं। उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। चलिए वहाँ की थोड़े से खेलों के बारे में जानना चाहेंगे कि वहाँ के खेल जो स्पोर्ट्स हैं वो कौन से लोकप्रिय खेल हैं, क्योंकि अगर पर्यटन से लोग जुड़ते हैं तो थोड़े खेल और वहाँ के कौन से पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलें रागिनी जी आप बताएं। हाँ जी ज़रूर। तो नागालैंड का जो प्रमुख खेल है वो कुश्ती है। कुश्ती? हाँ जी। हालांकि उसे कुश्ती नहीं बोलते, वहाँ पे कुछ और बोलते हैं। अच्छा। तो पर कुश्ती वहाँ लोग बहुत शौक से खेलते हैं। आपस में भिड़कर, आपस में भिड़ कुश्ती के, करते हैं हमारे बिल्कुल वैसी जैसे हरियाणा में कुश्ती होती है वैसे वहाँ भी लोगों को कुश्ती का, क्योंकि वो नागा जो लोग हैं वो योद्धा हैं। योद्धा लोग हैं, तो वो उनको कुश्ती का बहुत शौक है। तो ये एक तरह का उनका व्यायाम भी है, जिसे और उससे वो प्रैक्टिस करते हैं अपने शारीरिक मजबूती के लिए। तो कुश्ती बल शौर्य के लिए बिल्कुल। इसके अलावा वहाँ फुटबॉल, आजकल तो खैर फुटबॉल बहुत प्रचलित है, बहुत शौक है लोगों को। तो ये जो 2 खेल हैं वहाँ पे काफ़ी प्रचलित हैं। और पर्यटक की बात, हाँ पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा करें। अच्छा। थोड़ा मिजोरम के खेलों के बारे में भी जान लें। हाँ जी, खेल कूद की बात करें तो मिजोरम में फुटबॉल के खिलाड़ी बहुत हैं और इतना वो लोकप्रिय है। ब्रिटिश लोग वहाँ राज करते रहे हैं, तो फुटबॉल का तो होना वहाँ इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है। हाँ जी, ये है। और जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वहाँ पे वो राज्य के लिए और राज्य के बाहर भी खेलते हैं। और वहाँ पे मिजोरम की जो पहली फुटबॉल लीग है वो 2012 में हुई थी, जिसमें 8 प्रतिभागी टीम्स ने भी हिस्सा लिया था वहाँ की फुटबॉल लीग। और अब हॉकी भी वहाँ पे थोड़ा खेली जाती हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, थोड़े से अब पर्यटन के, हाँ जी, ये मैं बताना चाहूँगी कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो मिजोरम के लगभग बीच से गुजरता है। तो इसलिए जो वहाँ का मौसम है वो साल भर बहुत ही खुशनुमा रहता है। 29-30 डिग्री सेल्सियस समझिए गर्मियों में और 10 डिग्री का तापमान सर्दियों में। तो इसके लिए वहाँ पे आप साल भर में कभी भी घूमने जा सकते हैं। और वहाँ श्रोताओं को जानना चाहिए, अगर वो लोग अपना रुचि रखते हों तो मिजोरम घूमने जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ की गर्मी और सर्दी के बचाव में बचकर वो हमेशा सुहाना मौसम वहाँ पर। हाँ जी, वहाँ पे वहाँ का जो राजधानी ऐजॉल है, वहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा है। तो वहाँ पे पहुँच के ऐजॉल खुद ही बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ का संग्रहालय तो बहुत ही विशेष है। अच्छा। और वहाँ का संग्रहालय ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ की झील, नेचुरल झील है तामदिल झील, वो झील बहुत ही खूबसूरत है। और हम्मी फांग, चांदमारी जैसे सुंदर पर्यटक स्थल हैं। वहाँ पे वानतांग फॉल्स हैं। वो जो फॉल्स हैं वो भारत में 13वें नंबर पर आते हैं। बहुत ही सुंदर ऊंचा जलप्रपात है। और एक पहाड़ी है, रीक पहाड़ी, जो कि हनीमून कपल्स के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। वो बहुत ही ऊंची पहाड़ी है। अच्छा। और रमणीक स्थल है। हाँ जी, हनीमून कपल्स अगर हनीमून पे जा रहे हैं तो जरूर पहाड़ी जाना ना भूलें। और सेर शिप है जो कि बहुत ही वहाँ की मिजोरम की बहुत जानकारी मिलती है वहाँ पे। लुंगलई है चट्टानों का पुल, उसको चट्टान का पुल बोलते हैं। लुंगलई जगह है और वो ट्रैकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ट्रैकिंग आपको जिसको जो चाहिए वो मिलेगा मिजोरम में। तो वहाँ पे आपको चंपई है, पुरानी एक दर्शनीय गुफा है जिसका नाम है कुंग्रवी। और कोलासिब है वहाँ का एक ज़िला जो बहुत ही मशहूर है पर्यटन की दृष्टि से। तो
शशि जी, मैं तो बोलती हूँ आपको तो बस अब फ्लाइट लीजिए और मिजोरम जरूर पहुंच जाइए। क्यों ना हम एक साथ चलें तो ज्यादा मजा आएगा। सच में, हाँ, थोड़ा सा नागालैंड के भी की पर्यटक स्थलों के हाँ बारे जी, में, बिल्कुल जो है बताते पर्यटन हैं। स्थलों हाँ के जी। बारे में जाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्यटक और प्राकृतिक दृष्टि से नागालैंड बहुत ही सुंदर, बहुत रमणीक स्थलों से स्थान घिरा है। हुआ है और बहुत ही सारे मनमोहक जो स्थल है वहाँ पे, और जो पर्यटन प्रेमियों को वहाँ आकर्षित करते हैं आने के लिए। तो जैसे पारुल जी ने कहा, मिजोरम में सब कुछ मिलेगा, नागालैंड में भी सब कुछ मिलेगा। वही है ना, दोनों में समानताएं Seven होकर भी Sisters, हाँ अपनी जी, अपनी विभिन्नताएं जो लिए हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं Seven समझती हूँ कि ये हिल स्टेशंस जो हैं अपने आप में बाहर के लोगों को खींचने में बहुत ही सहयोग अपना देते हैं, योगदान देते हैं। तो वहाँ की राजधानी जो कोहिमा है, उसके बारे में एक कुछ बताना चाहूँगी कि उस कोहिमा जो है, वहाँ अंग्रेजों ने उसका नाम रखा। तो पहले कोहिमा से पहले इसका नाम था केवहिरा। और इस वहाँ उसका नाम केवहिरा क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पाए जाने वाले सुंदर फूलों की वजह से। तो फूलों से घिरा हुआ खूबसूरत कोहिमा इतना सुंदर है, और वो समुद्र तल से तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जो लोगों को, जिन लोगों को ट्रैकिंग का शौक है, वो जरूर कोहिमा उनको जाना चाहिए और वहाँ उनको ट्रैकिंग करने का पूरा मौका मिलेगा। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वहाँ पे, दीमापुर जो वहाँ का एक शहर है, जो कि वहाँ का सबसे तेज़ी से विकास होने वाला शहर है। वहाँ डायरेक्ट हवाई अड्डे से ये जुड़ा हुआ है दिल्ली से। तो लोग वहाँ, इसीलिए वहाँ आने वाले लोगों की पर्यटक संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। और वहाँ पे कई सारे सुंदर आकर्षण हैं, जैसे नागालैंड का विज्ञान केंद्र, वहाँ का प्राणी उद्यान, वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जियोलॉजिकल पार्क। और इसके अलावा नागालैंड में यदि हम देखें तो वहाँ नागा हिल्स हैं, वहाँ पे साइंस सेंटर है, वहाँ पे लेक है जिसे हम शिलोई लेक कहते हैं, जिसमें लोग बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, खूबसूरत है। और वहाँ पे वॉर सिमेट्री है, कोहिमा वॉर सिमेट्री। तो नागालैंड में हर किसी के लिए सब कुछ है, जैसे कि पारुल जी का मिजोरम में है, वैसे ही। तो मेरे ख्याल से जैसे पारुल जी बोल रही है, तो मिजोरम आए तो नागालैंड को भूलें। हाँ, जब सेवन सिस्टर्स, हाँ जी, जब ये सातों बहनों का अपना एक आकर्षण है, हाँ। तो ये दो राज्य भी उनमें से एक है। अभी एक पिक्चर भी तो आई है, अनेक, आयुष्मान खुराना की एक अभी पिक्चर फिल्म आई हुई है। अच्छा। अनेक वो सेवन सिस्टर्स पर ही है। तो मैं समझती हूँ हमारे श्रोताओं को वो फिल्म जरूर देखनी चाहिए, हाँ जी। ताकि ये पूरी सेवन सिस्टर जिसका हम दर्शन में चर्चा कर रहे हैं, उसको फिल्म के माध्यम से भी वो जरूर देख सकेंगे। और शायद उसमें वहाँ की शूटिंग भी कहीं जरूर हुई होगी। तो मैं समझती हूँ सिनेमा अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है, किसी भी राज्य, किसी भी देश की संस्कृति, वहाँ के धर्म, वहाँ की भाषा, वहाँ के पहनावा, खान पान को विश्व भर में प्रचलित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम, सजीव माध्यम है। और सिनेमा ने उसमें अपना बड़ा योगदान दिया, क्योंकि कितने बार कितने कल्चर्स हम लोग जानते नहीं हैं, ट्रेडिशंस जानते नहीं है, लेकिन जब वो फिल्म की कहानी उस ट्रेडिशन, उस कल्चर से होती है, तो सब कुछ आपको देखने को उस फिल्म के माध्यम से जो है मिल जाता है। तो ये सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जिसमें आपने अभी चर्चा की कि आयुष्मान खुराना की नई फिल्म, तो उसका नाम जानकर हम कभी ना कभी जरूर अपने प्रोग्राम में उसकी चर्चा करेंगे, ताकि वो इस फिल्म को देख सकें। कुछ कह रही थी आप? एक जरूर बोलना चाहूंगी, जो मैं मिस कर गई शायद, वहाँ नागालैंड में एक बांस दिवस समारोह माना जाता है, जो कि एक लोकप्रिय त्योहार है और ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है, क्योंकि यह विश्व स्तर पे मनाया जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे बांस का इतना काम होता है, लगभग 5% की जो बांस का काम है वो नागालैंड से ही, हिंदुस्तान में जो बांस का काम होता है वो नागालैंड से ही आता है। तो ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है ताकि इसे पॉपुलर बनाया जा सके, वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। हाँ जी, चलें, ये तो मैं एक दिलचस्प बात याद आई तो बोलना चाहूंगी कि मिजोरम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे बड़ा दिलचस्पी का ये है कि एजोल में, जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। अच्छा। और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध है। उन परिवार के मुखिया है प्यूजी ओना, और उनकी 38 पत्नियां, 94 बच्चे
और अनेक पोता पोती। माय गॉड, मतलब ये परिवार अपने आप में गिनीज बुक ऑफ में इसीलिए सूचीबद्ध है, इसीलिए सूचीबद्ध है। तो मेरे को लगता है कि आज हमने नागालैंड और मिजोरम पर जो इतनी बातें कही कि अपने आप में अलग होते हुए भी किसी तरह से बहुत सी बातों में समानता लिए हुए ये जो 7 सिस्टर्स का एक ग्रुप है, पहले तो हमारा मकसद ही ये था कि हम उनको अलग अलग लें, फिर हमने दो करके जो लेना चाहा। और इसको करने में कभी कभी लगा था कि शायद एक में 2 आएंगे तो किस तरह से आएगा, लेकिन पिछली बार हमने 2 का लिया और इस बार 2 का लेकर हमने अपने श्रोताओं तक जो नागालैंड और मिजोरम की जानकारी पहुंचाई, उसके लिए मैं रागिनी जी का और पारुल जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और अपने श्रोताओं का जो कि हमारे प्रोग्राम में भाग लेते हैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे कोऑर्डिनेटर सुमिता जी का और हमारे तकनीकी सहयोगी शर्विन का। और इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बहुत से लोग हमें सहयोग देते हैं, जैसे कि आप लोग हमारे को प्रोग्राम को प्रस्तुत करने के लिए आते हैं, और उसके पीछे जो मकसद है वो तो मैंने आपको बताया ही है कि हम जानें उसके बारे में, प्रत्येक राज्य के बारे में बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी क्लोजली जो है हमारे प्रोग्राम जो 1 घंटा हमें मिलता है, विस्तार से हम अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से आप सबका आभार प्रस्तुत करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, और एक बार फिर कीमती समय निकालकर हमारे श्रोताओं के लिए आने के लिए आपको तहे दिल से, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत तक आ चुके हैं, और एक संगीत के साथ कोई भी गीत जो है हम उसके साथ अपने प्रोग्राम को छोड़े जा रहे हैं अपने श्रोताओं के साथ। और अगले सप्ताह एक और प्रोग्राम दर्शन लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दम तक किन ले 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मोशस है। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय LIC। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद।